मिडिल क्लास परिवारों का एक आम पैटर्न यही होता है। सुबह ऑफिस, रात को घर की जिम्मेदारियां, सेविंग्स की जगह ईएमआई और ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होते। इसकी वजह यह है कि मिडिल क्लास लोग दो बड़ी गलतियां अक्सर करते हैं। पहली, वे कोई भी नया फैसला लेने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि वह फैसला सालों तक टलता रहता है। चाहे घर बदलना हो, बच्चों का एडमिशन करवाना हो या फिर कहीं इन्वेस्ट करना हो, वे इतना ओवर थिंक करते हैं कि काम आगे ही नहीं बढ़ता। दूसरी बड़ी गलती यह है कि खर्च करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि उस नौकरी तक पहुंचने का सही तरीका क्या है, और अगर पैसा आ भी गया तो उसे सही तरीके से मैनेज कैसे करें। यही वजह है कि 95% मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। हम यही सोचते रहते हैं कि 60 से 65 साल तक काम करेंगे तब जाकर बच्चों के लिए कुछ बचा पाएंगे। लेकिन मशहूर लेखक डेविड बाक का मानना है कि पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कि सही निर्णय और मार्गदर्शन के साथ काम करते हुए भी आप फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान को यह सीखना चाहिए कि बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के भी पैसा कैसे कमाया जाए, ताकि धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप खुद को पे करते हैं? अधिकतर मिडिल क्लास लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जैसे ही सैलरी मिलती है सबसे पहले किराया, ईएमआई और बिल भरते हैं। फिर जो पैसा बचता है उसे घर में कहीं रख देते हैं, यह सोचकर कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच ये है कि वह पैसा अक्सर बिना किसी ठोस वजह के खर्च हो जाता है, जबकि सबसे पहले खुद के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर बाकी खर्चों को देखना चाहिए। डेविड बैक ने अपने निजी अनुभव से एक कपल का उदाहरण दिया है, जिम और शू। ये एक साधारण दंपति थे जो अक्सर उनके फाइनेंशियल सेमिनार्स में शामिल होते थे। जब डेविड ने उनसे बात की तो पता चला कि उनकी संयुक्त वार्षिक आय मात्र $55,000 थी, जो औसत अमेरिकन इनकम से कम थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी कुल इन्वेस्टमेंट $2 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। यह सुनकर ऑथर हैरान रह गए। दरअसल इस कपल को शादी के वक्त उनके पेरेंट्स से एक महत्वपूर्ण सलाह मिली थी, अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाओ, फिर बाकी खर्चों का ध्यान दो। उन्होंने शुरुआत में 4% सेव करना शुरू किया, फिर इसे 10% तक बढ़ाया और बाद में 15% तक कर दिया। जब ऑथर ने उनसे पूछा कि उनके बच्चे भी होंगे, उनकी पढ़ाई और बाकी खर्च कैसे मैनेज होते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे कॉलेज में हैं और अपनी ट्यूशन फीस खुद किसी साइड इनकम से कमाते हैं। इसी वजह से वे इतनी बचत कर पाते हैं। अगर आप हमेशा पहले खर्चों को प्राथमिकता देते रहेंगे तो अपनी पिछली पीढ़ियों की तरह मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में ही फंसे रह जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हर महीने जो भी कमाई हो उसमें से एक निश्चित हिस्सा सबसे पहले सेव करें और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से अच्छा रिटर्न मिले। इससे आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अपने सेमिनार्स और सेशंस में जब ऑथर ये बातें समझा रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, डेविड ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कोई एग्जैक्ट अमाउंट बताइए जो हम सेव कर सकें बिना अपनी लाइफस्टाइल पर असर डाले। इस पर उन्होंने डेड ग्रेट बजटिंग रूल यानी 50-30-20 रूल के बारे में बताया। अक्सर लोग बिना किसी बजट प्लानिंग के खर्च करते हैं, जिसकी वजह से महीने के आखिरी दिनों में पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर या तो उधार लेना पड़ता है या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति जैक और लीसा की थी। उनकी अच्छी सैलरी थी, लेकिन हर महीने पे चेक टू पे चेक जी रहे थे। अगर कभी उनकी सैलरी लेट हो जाती तो उन पर भारी आर्थिक दबाव आ जाता। जब उन्होंने डेविड बाक से मदद मांगी तो उन्होंने उन्हें 50-30-20 बजटिंग रूल समझाया। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह नियम उनकी लाइफस्टाइल पर बंदिशें लगा देगा, लेकिन ऑथर ने बताया कि यह फाइनेंशियल आजादी का रास्ता है। इसमें आपकी इनकम का 50% जरूरी खर्चों जैसे किराया, बिजली, इंटरनेट और खाने पर खर्च होना चाहिए। फिर 30% लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए अलग रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कि यह इससे ज्यादा न हो। और आखिरी 20%
आपको अपनी बचत और निवेश के लिए अलग रखना चाहिए, जिसमें से कुछ रकम इन्वेस्टमेंट में डालें और कुछ इमरजेंसी फंड के रूप में सुरक्षित रखें। जैक और लीसा ने इस नियम को 1 महीने के लिए आजमाया और पाया कि सच में उनके खर्चों में कमी आई और बचत होने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी आमदनी का 50% से भी अधिक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल पर खर्च कर रहे थे। जब उन्होंने इन खर्चों को नियंत्रित किया तो पैसा बचा और निवेश भी हुआ। अब मान लीजिए कि आपकी कुल इनकम 10,000 है और आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य भी 20,000 प्रति माह कमा रहा है, तो कुल मिलाकर आपकी घरेलू आय 50 लाख हो जाएगी। इस नियम के अनुसार 50% यानी 2 करोड़ रुपए आवश्यक खर्चों के लिए रखना होगा, जबकि 30% यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए होगा। यह जरूरी नहीं कि इस राशि को तुरंत खर्च करना ही पड़े। आप इसे बचाकर भविष्य में किसी बड़ी यात्रा या लग्जरी आइटम पर भी खर्च कर सकते हैं। आखिरी 20% यानी 1 करोड़ रुपये को रणनीतिक रूप से निवेश करना होगा, जिससे कुछ रकम इमरजेंसी फंड में जाए और कुछ लंबी अवधि के निवेश में लगे। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने 1000 की राशि किसी इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जहां सालाना 10 से 12% रिटर्न मिलता है और हर वर्ष अपनी SIP में 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो अगले 10 वर्षों में आपका पोर्टफोलियो लगभग 17 लाख का हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को यदि 20 वर्षों तक जारी रखा जाए तो मात्र 1 लाख की मासिक SIP से 94 लाख तक की पूंजी बनाई जा सकती है। इसलिए 50-30-20 नियम को अपनाकर न केवल खर्चों को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि रिटायरमेंट के लिए मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी तैयार की जा सकती है। हालांकि इस नियम पर चर्चा के दौरान ऑथर से एक सवाल पूछा गया, आखिर हमें अपनी बचत और निवेश के लिए अलग अलग पैसे क्यों रखने चाहिए? क्या पूरी रकम निवेश में डालना ही बेहतर नहीं होगा? इसके जवाब में उन्होंने इमरजेंसी फंड की अहमियत समझाई। डेविड बाक ने बताया कि वर्तमान नौकरी की स्थिरता और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को देखते हुए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि बचाकर रखना आवश्यक है। यह बात जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अधिक लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 75% लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। किसी भी अचानक आई आर्थिक मुसीबत या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उनकी पूरी बचत एक झटके में खत्म हो सकती है, समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसा ही हाल था 31 साल के अमित का। अमित एक IT प्रोफेशनल था जो पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा था और अब 80,000 रुपए की मासिक सैलरी तक पहुंच चुका था। वह अपनी नौकरी, लाइफस्टाइल और इनकम से संतुष्ट था। उसकी कमाई इतनी थी कि वह नई गाड़ी की EMI भर पाता, वीकेंड पर पार्टी कर सकता था और समय समय पर ट्रिप्स भी प्लान कर लेता था। लेकिन फिर 2023 में एक झटका लगा। उसकी कंपनी ने अचानक मास ले ऑफ की घोषणा की, जिसमें अमित का नाम भी शामिल था। 7 साल पुराने कर्मचारी को बस एक लाइन में कह दिया गया, हमें तुमसे बेहतर मिल गया है। अमित के पास न कोई बचत थी, न ही कोई इमरजेंसी फंड। वह परेशान था और जितने भी जान पहचान के लोग थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। न कोई रेफरेंस काम आया, न ही कहीं जॉब मिली। अगले 3 महीनों तक उसने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के सहारे अपना घर और अन्य खर्चे पूरे किए। अंत में उसके दोस्त हैप्पी ने उसकी मदद की और 85,000 रुपए महीने की नौकरी दिलवाई। साथ ही हैप्पी ने उसे समझाया, अगर तेरा मासिक खर्चा 10 से 10,000 तक है तो कम से कम 6 महीने का खर्च यानी 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बना कर रखना चाहिए। इसके लिए 50-30-20 रूल का पालन कर सकता है। अगर अमित की नई सैलरी 85,000 रुपए है तो इसमें से 20% यानी 1,000 रुपए उसे ऐसे निवेश में डालना चाहिए जहां से वह जल्द से जल्द 4,20,000 रुपए बना सके, ताकि अगली बार किसी संकट की स्थिति में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वह खुद को संभाल सके। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, इमरजेंसी फंड भी बेहद जरूरी है। अब लोगों ने डेविड बाक से पूछा, निवेश करना तो जरूरी है, लेकिन आखिर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो सही विकल्प कौन सा रहेगा? इस पर डेविड बाक का जवाब आया, पैसा वहां लगाओ जहां पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। अपनी बुक में उन्होंने विस्तार से समझाया कि अगर सच में ऑटोमेटिक तरीके से मिलेनियर बनना है
तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपनाना होगा। अन्य किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको सिर्फ आर्थिक परेशानियों में डाल सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही एकमात्र तरीका है जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि 90% भारतीय आज भी बैंक को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, जहां उन्हें सिर्फ 4 से 5% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर मौजूदा महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% के आसपास है, तो बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जाता है। हालांकि बैंक में पैसा कंपाउंड होता है, लेकिन उस दर से नहीं जिससे होना चाहिए। इसलिए कम से कम 20% इनकम ऐसी जगह निवेश करनी चाहिए जहां यह महंगाई को पछाड़ते हुए ग्रो कर सके। इसी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इंडेक्स फंड। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए बचाकर इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जहां आपको सालाना 12% रिटर्न मिल रहा है। यदि आप यह 10 साल तक जारी रखते हैं तो आपके पास XX लाख से अधिक की पूंजी होगी। और अगर यही स्ट्रेटजी आप 20 सालों तक फॉलो करते हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। पर सवाल यह उठता है, क्या 20 साल बाद भी 1 करोड़ की वैल्यू उतनी ही रहेगी? जवाब है नहीं। इन्फ्लेशन हर चीज की वैल्यू बदल देगा, लेकिन कंपाउंडिंग हमेशा बनी रहेगी। अगर 1 करोड़ की कंपाउंडेड वेल्थ बनानी है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही काफी नहीं, बल्कि स्मार्ट फैसले भी लेने होंगे। जैसे जैसे आय बढ़े वैसे वैसे निवेश राशि भी बढ़ानी होगी। अगर 10,000 रुपये के बजाय 22,000 रुपये मासिक निवेश किया जाए तो सिर्फ 20 सालों में आपका 1 करोड़ का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकता है, वो भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली जादू है। समझो और इन्वेस्ट करो। अब अगला और सबसे अहम पार्ट, जिसे डेविड बाक ने अपनी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में समझाया है, वह है छोटा बचाओ बड़ा बनाओ, जिसे द लाटे फैक्टर भी कहा जाता है। आजकल हमारे खर्च करने के तरीके ऐसे बन चुके हैं कि हमें लगता है, अरे रुपये 100 से 200 रुपये बचाकर क्या ही बदल जाएगा, कौन सा मैं तुरंत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन यह सोचने वाले कभी यह नहीं समझ पाते कि यही छोटे छोटे खर्चे आगे चलकर बड़े बन जाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। डेविड बाक अपनी बुक में जोई नाम की लड़की की कहानी बताते हैं, जिससे यह समझाने की कोशिश की गई है कि आई कैंट अफोर्ड दिस कहने के बजाय हाउ कैन आई अफोर्ड सोचना ज्यादा फायदेमंद है। जोई हर दिन ऑफिस जाते समय हेलेनास कॉफी हाउस जाती और वहां से लाटे खरीदती थी। एक दिन उसने कैफे में एक पेंटिंग देखी जो उसे बेहद पसंद आई, लेकिन उसकी कीमत $1200 थी, जो उस समय उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। तभी कैफे का मालिक हेनरी उसे समझाता है, अगर तुम सिर्फ अपनी डेली कॉफी के पैसों को सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करो तो तुम यह पेंटिंग खरीद सकती हो। अगर जोई रोज $5 बचाकर ऐसे फंड में निवेश करती जो सालाना 10% रिटर्न देता, तो सिर्फ 1 साल में उसके पास $1,800 होते। मतलब न सिर्फ पेंटिंग खरीद सकती थी, बल्कि कुछ पैसे और बच भी जाते। अब सोचो, हम में से कितने लोग हर दिन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक फिजूल खर्च कर देते हैं। कई लोग सिगरेट, चाय, जंक फूड या अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा उड़ाते हैं, जो महीने में हजारों और सालों में लाखों का नुकसान कर सकता है। मान लो हर दिन 100 रुपए किसी सही इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हो तो कुछ सालों में ही इतनी बड़ी रकम इकट्ठा हो सकती है कि आप बड़ी खरीदारी कर सकें या रिटायरमेंट के लिए सिक्योर हो सकें। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि मैड रिच बनना है, और यह संभव है सिर्फ होम ओनरशिप से। जब थर जिम सू एक कपल से बात कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनके पास $4 लाख की सेविंग्स थी, साथ ही 2 घर भी, एक में वे खुद रहते थे और दूसरा किराए पर दिया था। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो श्रीजन ने एक अपार्टमेंट लोन पर लिया और मासिक किश्तें तय कर लीं। इस संपत्ति का लाभ भविष्य में उसे किस तरह आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है, यही असली वेल्थ क्रिएशन है, जिसे उन्होंने 10 से 15 साल के अंदर चुकाने का प्लान किया। वहीं दूसरी ओर फारूक साहब ने उसी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जिसका मासिक किराया था $2 लाख। अब 10 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा? श्रीजन अपनी EMI पूरी कर लेने के बाद घर के पूर्ण मालिक बन जाएंगे और भविष्य में एक और प्रॉपर्टी खरीदकर रेंट पर चढ़ा सकते हैं, जिससे उन्हें 50,000 से 60,000 रुपए की नियमित पैसिव इनकम मिलने लगेगी। दूसरी ओर फारूक साहब 10 साल तक किराया देने के बावजूद उस घर के मालिक कभी नहीं बनेंगे और जिंदगी भर एसेट क्रिएट करने का मौका खो देंगे। यही वजह है कि होम ओनरशिप एक सशक्त आर्थिक भविष्य की कुंजी है।
जिससे आप तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जिस गति से हम खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी गति से इन्वेस्टमेंट करने की आदत भी डालनी चाहिए। सही माइंडसेट और बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चुनें, जो न केवल पैसिव इनकम का स्रोत बने बल्कि कंपाउंडिंग का जादू भी दिखाए। तो बताइए, आने वाले 8 महीनों में आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं? जय हिंद।